हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं 63, 64। नहीं, मैंने कल बहुत मेरे को मैसेज आए हुए हैं कि सर कल का लेक्चर 1 घंटे का हो गया था, तो जो नेक्स्ट लेक्चर लोगे थोड़ा इजी वे रहना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बच्चों की बात सुनते हैं। तो फिर आज मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। इनको समझ लो कि भाई कौन कौन कहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स और कहाँ पे उनके फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ सुनोगे तो भी चलेगा, इसके नोट्स नहीं बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आगे ऑलरेडी आने वाली हैं। बट ये वो पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को स्पेशल सी दी गई है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है आपकी? पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर आती है आपकी लेजिस्लेटिव पावर, फिर आती है फाइनेंशियल पावर, जुडिशियरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी और स्पेशल पावर्स। आपकी कुछ 8 प्रकार की पावर है। इसके अंदर एक और आपकी पावर आती है, 9वीं प्रकार की पावर आती है, वो कहते हैं हम उसको वीटो। वीटो के अंदर भी आपके 3 प्रकार की पावर्स हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो इसकी वीटो की जो स्पेशल आर्टिकल दी हुई है ना, हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अगर उसको यहाँ डिस्कस करूँगा तो फिर से लेक्चर और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीटो को जो स्पेशली पढ़ेंगे, तो वीटो पावर जब टॉपिक आएगा, स्पेसिफिक टॉपिक आएगा, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के पावर की होती है, मतलब आपको कोई भी दुनिया के अंदर कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ इंडिया के अंदर, वो रहेंगे किसके अंडर में? तो वो रहेंगे प्रेसिडेंट के अंडर में ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ही प्रेसिडेंट की नज़र से ही शुरू होता है। ठीक है, कोई भी काम ले लो आपका, कोई भी छोटी कोई ऐसी फाइल है जिसका रिलेशनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो वो फाइल स्टार्टिंग से होने से लेकर फिनिशिंग होने तक प्रेसिडेंट के अंडर ही रहेगी। दूसरी चीज़ कि अगर इसमें ऐसा है, कुछ अगर प्रावधान दिए हुए हैं कि अगर स्टेट के पास फाइल्स होंगी तो स्टेट सीएम तक पहुंचेंगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कामगिरी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड करना है, तभी वो आएंगी प्रेसिडेंट तक, वरना नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ कि इसके जितने भी इसमें ऑफिसर बैठेंगे ना, वो आपके यूपीएससी लेवल वाले होंगे। ठीक है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हैं, फॉरेन रिजर्व वाले से, वो सारे के सारे जितने भी आपके हुए ना इनडायरेक्टली, वही लोग आपके एग्जीक्यूटिव पावर में होंगे। दूसरी चीज़ कि उन सब फाइल्स के ऊपर फाइनल सिग्नेचर भी प्रेसिडेंट के ही होते हैं। कहाँ से? उनका नाम लेके शुरू करना है और उनके फाइनल सिग्नेचर भी उस डॉक्यूमेंट पे उन्हीं के ही होंगे। क्लियर? दूसरी चीज़, वो कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। किन लोगों को अपॉइंट? पीएम को, प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर्स को, जितने लोग लोकसभा में राज्यसभा मिनिस्टर बैठेंगे उनको, कंट्रोल एडिटर जनरल को आप अपॉइंट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको आप अपॉइंट करेंगे। यूपीएससी के जो कमिश्नर होंगे उनको आप अपॉइंट करोगे। इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसको आप अपॉइंट करोगे। अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ही इसमें अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? उसके बाद इन लोगों को अगर आपने अपॉइंट कर दिया, तो इन लोगों को अपने काम पे किस तरीके से काम करना, उसकी ओथ मतलब प्लेज कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आप जब पढ़ोगे ना, पीएम को डिटेल में पढ़ोगे, मिनिस्टर को, लोकसभा राज्यसभा को आप डिटेल में पढ़ोगे, कैग को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पढ़ोगे, जब डिटेल में पढ़ोगे तो, और इलेक्शन कमीशन को डिटेल में पढ़ोगे, तो इन सब जगह पे आप याद रखना कि इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इनको प्लेज कौन दिलवाएगा या फिर ओथ कौन दिलवाएगा? तो प्रेसिडेंट। हो गया क्लियर? क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आगे ऑलरेडी आने वाली है, बट इनको अलग से निकाल के बता दिया मैंने आपको कि इसके पास ये पावर्स हैं। दूसरी पावर आती है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब ये वो लॉ की पावर आ गई। ठीक है, इसका जितने भी आप देखो सबके सब लॉ की पावर्स आएंगी। पहली चीज़ कि 12 मेंबर्स को ऐड करना, क्लियर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जब नई गवर्नमेंट बने, कब न्यू गवर्नमेंट बनेगी, तो उसका पहला सेशन होगा ना, उस पहले सेशन की स्पीच या पहले सेशन को स्टार्ट करेगा कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। दूसरी चीज़, कोई भी बिल पास होकर लास्ट में कहाँ पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कोई भी ऐसा नियम है, कोई भी ऐसा कुछ कानून अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हुआ है, वो लास्ट में किसके पास जाएगा? अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, ये उसकी पावर्स हैं। दूसरी चीज़ कि जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाने की पावर्स किसके पास है? आर्टिकल नंबर 108
किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, ये बहुत कम जगह पर बुलाई गई है, पर जब जब बुलाई गई है तब तक मैं आपको बता दूंगा, जब 108 आएगा तब बता दूंगा। 108 से याद रख लो कि लोकसभा को इमरजेंसी में बुला लिया करके। ठीक है, ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव पार्ट। अब आ जाओ आपके फाइनेंशियल पावर्स में अंदर। कहूँगा मनी बिल का हेड कौन रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा। दूसरी चीज़ एनुअल फंक्शन, एनुअल फाइनेंस, मतलब कि अगर यूनियन बजट का अगर कोई बजट डिस्कशन हो रहा है तो उसका हेड कौन रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, देखो कहीं पे हमारे यहाँ पे कैसी है? सेंट्रल, स्टेट, फिर आपकी लोकल आती है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठता है? आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। यहाँ कौन होता है? सीएम या राज्यपाल। यहाँ हो गया लोकल, म्यूनसिपालिटी, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो, और पंचायत। क्लियर, इनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर आता है, इनका पंचायत का सरपंच आता है। क्लियर, हम ऐसे चलते हैं। अगर यहाँ से कोई फंड इशू होता है तो फंड इशू होने के बाद प्रेसिडेंट की साइन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे। वो डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर किसकी है? सेंटर और सर्विस के बीच में, तो प्रेसिडेंट की। क्लियर। दूसरी चीज़, इमरजेंसी फंड को यूज़ करना हमेशा प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहेगा। अब इमरजेंसी फंड कब कब यूज़ किया गया? बहुत कम टाइम यूज़ किया गया, पर एक बार यूज़ किया था जब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, कब आया था? आई थिंक आया भी नहीं था, आने की पोजीशन में था और नहीं आ पाया था, कुछ ऐसा था। और राइट नाउ वो भी हम देखें तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब भी लोगों को लग रहा था कि हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस 360, कौन सा? फाइनेंस इमरजेंसी 360 के अंतर्गत हमें वो फेस करना पड़ेगा। बट सडनली कोरोना उस टाइम से पहले चला गया और हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ अच्छी बात हुई हमारी। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल पावर्स जो कि होता है प्रेसिडेंट के हाथ में। अब आ जाओ जुडिशरी पावर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज से लेके उनके वकील तक कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील, उन दोनों को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद 34 लोगों की पैनल्स को अपॉइंट कौन करेगा? जो उसके अंदर काम करेगी, जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगी, वो अपॉइंट कौन करेगा? तो जुडिशरी के अंदर पावर्स को मिली है किसको? प्राइम मिनिस्टर को मिली है। दूसरा आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। एक आते हैं आपके एम्बेसडर्स, ठीक है, एक आते हैं आपके हाई कमिश्नर्स। दोनों सेम है पर दोनों कहीं जगह डिफरेंस है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। अब हाई कमिश्नर्स पता है किसको कहते हैं? जो देश, जितने भी देश ब्रिटिश के अंडर में रूल्स के अंदर गुलाम थे, जितने भी, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। ठीक है, याद रखना, जितने देश ब्रिटिशर्स के अंडर गुलामी में ज़िंदगी काटी है या गुलामी के अंदर से हमने स्ट्रगल करके जो फ्रीडम फाइटर हमने लड़ी है और हम लोग बाहर निकले हैं, तो उन सारे देशों को हम कहेंगे कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब एक और चीज़, कॉमनवेल्थ के अंदर वही देश आएंगे जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने राज किया है, जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, उन्हीं देश को हम लोग गिनेंगे। ब्रिटिश रूल के अंडर में जितने देश हैं उनको क्या गिनेंगे? हम लोग कॉमनवेल्थ देश कहेंगे। और इन्हीं कॉमनवेल्थ के देश के अगर आमने सामने अगर कोई इंसान ट्रांसफ़र होता है, मतलब अगर हमारा कोई राजदूत अगर वहाँ जाके काम करता है, तो उसको हम एम्बेसडर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? हाई कमीशन। क्यों? आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान का राजदूत अगर हमारे यहाँ बैठेगा, इंडिया में बैठता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हाई कमिश्नर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिटिश का गुलाम था, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर। अगर इंडिया का राजदूत पाकिस्तान में बैठेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पाकिस्तान वाले भी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग द इंडिया। क्यों? क्योंकि हम उसको राजदूत के एम्बेसडर नहीं कह सकते, उसका कहेंगे हम हाई कमिश्नर कहेंगे। समझ में आ गया कि अगर दोनों देश गुलाम हैं, ठीक है, अगर ये देश भी गुलाम था और ये देश भी गुलाम है, ठीक है, दोनों देश गुलाम थे, तो दोनों के जब राजदूत कहीं पे एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर। ठीक है, अब आप समझो कि एम्बेसडर किसको कहा जाता है? इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, एक और चीज़ कि इसको कैसे कहते हैं, जो एम्बेसडर है वो कैसे अपॉइंट होते हैं? ठीक है, सपोज इट कि जापान या यूएस, चलो ठीक है, यूएसए,
तो यूएस ने हमारे ऊपर राज कभी नहीं किया, ठीक है, ना यूएसए के ऊपर किसी ने राज किया है। मतलब जब यूएसए का कोई प्रतिनिधित्व राजदूत हमारे यहाँ पे बैठेगा, जब यहाँ पे आके बैठेगा, उसको क्या कहेंगे, एम्बेसडर, ठीक है। और जब हमारा कोई राजदूत जाके वहाँ बैठेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बेसडर। क्लियर। जिसके ऊपर हमारा राज था, जिसके ऊपर ब्रिटिश का राज था, जिन दो कंट्रीज के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, तो इन दोनों के कमिश्नर्स को कहा क्या, इन दोनों के हाई जो राजदूतों को क्या कहा जाएगा, हाई कमिश्नर्स। क्लियर यहाँ पे। और इन दोनों को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। क्लियर। ये बात याद रखना, दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, बट दोनों का काम सेम है, दोनों राजदूत ही हैं, बट दोनों के नाम डिफरेंट शिफ्ट किए गए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ आपकी मिलिट्री पावर्स। याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स गिवन बाय टू एनी प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी को पावर्स मिली है तो प्रेसिडेंट के अंतर्गत मिलिट्री पावर्स मिली है। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों विंग्स के कमिश्नर और हेड वही रहेंगे, कौन, प्रेसिडेंट। बाकी देश में होता क्या होता है, इन दोनों का रहने का फ़ायदा अपना ये है कि हमारी आर्मी हमारे खिलाफ कभी नहीं आएगी, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये कभी हमारे खिलाफ कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इन चीफ का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब बताता हूँ कि ये लोग काम कैसे करते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के ऊपर कौन आता है, CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ ये अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, डिफेंस मिनिस्टर को, और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट। क्लियर। नहीं समझ में आया, अच्छे से समझा, सुनो। ये हो गया आपका प्रेसिडेंट, ये जो रामनाथ कोविंद जी अभी राइट नाउ हमारे प्रेसिडेंट है। उसके नीचे कौन आएगा, तो डिफेंस मिनिस्टर। अब मुझे डिटेल में वरना कमेंट बॉक्स में बताऊं कि हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। उसके बाद CDS आएगा आपका, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और इसके नीचे कौन से आएंगी, आपकी 3 विंग्स आएंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपकी यहाँ पे आएंगी। मतलब अगर आर्मी को कोई काम करना है तो उन्हें पहले, आर्मी को कोई काम करना है उन्हें पहले CDS को बोलेगा, ठीक है। आर्मी को कुछ भी काम करना हो उससे पहले CDS को बोलेगा। आर्मी को लगता है ना कि हमको वहाँ पे एयरफोर्स की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट एयरफोर्स को अपॉइंट नहीं कर सकता या सीधा वो एयरफोर्स से बात नहीं करेगा, वो पहले CDS को कहेगा और CDS उसको परमिशन देगा, तब जाके एयरफोर्स इसकी हेल्प के लिए यहाँ जाएगी। क्लियर। मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ कि अगर सपोज कि हमारा चाइना का साथ हमारा युद्ध होता है, चाइना वर्सेस इंडिया युद्ध हो जाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ बॉर्डर के ऊपर आर्मी लड़ रही है और आर्मी बोलती है कि वी नीड बैकअप फॉर एज ए एयरफोर्स, हमको एयरफोर्स चाहिए, तो एयरफोर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके नहीं बोल पाएगा कि मेरे साहब आपके 2-3 प्लेन भेजो यहाँ को उड़ाना है, नहीं, वो डायरेक्ट नहीं भेज सकते। वो किसको बोलेंगे, सबसे पहले वो भेजेंगे CDS को, CDS को रिपोर्ट भेजेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, हमको यहाँ पे एयरफोर्स की ज़रूरत है, और CDS उनका रिपोर्ट आता ही तुरंत एयरफोर्स को जांच करेगी। एयरफोर्स को बोलेंगे जाओ बेटा चाइना वालों को धुर के आ जाओ, उनको मार दो सालों को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से चाइना का सफाया कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है पूरा सिस्टम चलने का, ठीक है। और याद रखना कि हेल्पिंग के लिए ये सब हो सकता है, ओके। अगर किसी और चीज़ के लिए चाहिए, कोई ऐसी एडवांस चीज़ के लिए चाहिए तो क्या होगा, सपोज इसकी न्यूक्लियर ब्लास्ट करना है, हमको मन किया कि पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व मिटा देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें कितनी परमिशन चाहिए होगी, CDS, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, PM, मंत्रिमंडल, हमको 1 2 3 4 5, हमको 5 परमिशन लगेगी। पांचों जगह अगर फाइनल सिग्नेचर यूँ करके यूँ हो जाएंगे ना तो पाकिस्तान मिट जाएगा, समझे। किसी के हाथ में पावर नहीं है, यहाँ पे आर्मी के हाथ में, नेवी के हाथ में, एयरफोर्स के हाथ में किसी के पास इंडिविजुअल पावर भी नहीं है। हाँ, उनके पास उनका खुद का लॉ है। कौन सा लॉ है, मार्शल लॉ है। याद आया, मैंने पढ़ाया था कि पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनके पास खुद का एक नियम होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट से हमको छीना गया है कि कुछ जगह पे हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, कुछ जगह पे कोई पावर्स लग जाए तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन से है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मार्शल लॉ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ आपकी सेकंड लास्ट जो कौन सी, इमरजेंसी पावर्स। इन सब के हेड कौन रहेंगे, सिंपल सी बात है, कौन से अंदर आता है, 352। कौन सी है, 352 किसके बारे में आती है, नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत बार लगाई है, बहुत बार, हद से ज़्यादा बार लगा दी है, ठीक है। फिर आता है आपका 2 चीज़ आती है, 365 और फिर आती है आपकी 356। दोनों सेम टू सेम लग रही है ना, दोनों सेम है। क्या है,
प्रेसिडेंट रूल। क्या आता है आपका? प्रेसिडेंट रूल, मतलब उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई शासन नहीं चल रही है। हमने रिसेंटली अगर एग्जांपल आपको याद होगा तो 2018-17 के अंदर आया था, तेलंगाना सरकार पूरी गिर रही थी, राइट। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन खड़ी हो गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, इमरजेंसी के दौरान हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा था। जो कोई भी देश के अंदर, जब कहीं पे भी देश के अंदर से किसी भी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है, मतलब उसका पूरा राज्य का दर्जा, उस पूरे राज्य का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। वो जो बोलेगा वही फिर बस आपको लास्ट में एटलास करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका 360, किसके बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? सिंपल सी बात है, अभी कोरोना का मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, तो ये आर्टिकल के अंतर्गत उस चीज़ को हम फेस ऑफ कर सकते हैं कभी ना कभी। और इन सब के हेड कौन होंगे? प्रेसिडेंट। इन सब की अनुमति कौन देगा? प्रेसिडेंट। क्लियर? अगर लोकसभा राज्यसभा में पसार हो जाता कोई भी चीज़ तो प्रेसिडेंट को पार करना ही पड़ता है, ठीक है। वो सब हम पढ़ेंगे वीटो के अंदर। वीटो के अंदर भी उसको 3-4 पावर की पावर दी होती, पॉकेट वीटो, अलग अलग टाइप का वीटोस पावर है, ठीक है, होल्डिंग वीटो। अब आ जाओ स्पेशल पावर। क्या है? क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब आपका समझ लो क्या, किसी का मर्डर कर देने का। हाँ, क्या है? प्रेसिडेंट के पास एक पावर सबसे इंपॉर्टेंट, पता है क्या है? कि उसके ऊपर फौजदारी कायदा आईपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सीआरपीसी, ये दोनों नहीं लगते हैं। कब तक? जब तक वो 5 साल के अंदर काम कर रहा है तब तक, ठीक है। मर्डर, रेप, हाफ मर्डर, आम जीना पहुंचाना मतलब किसी को मारना, अपने कुछ ऐसी चीज़ें करना कि जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर लॉ के हिसाब से वो पर्टिकुलर किसी कॉमन इंसान को उस पर सजा मिल सकती है, वो सारी चीज़ें करना उस टाइम पे जब वो ओहदे पे बैठा है तब उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, बट इसमें एक चीज़ है, इसके ऊपर आपके ज़मीन लगते या मनी से रिलेटेड मुकदमे चल सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बाजू वाले की ज़मीन मेरे को हड़पनी है, तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं 2 फ़ोन घुमाऊंगा, मैं गुंडे वहाँ गए और उसकी ज़मीन हड़प ली और उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया कि XYZ नाम का प्रेसिडेंट है, उसने मेरी ज़मीन हड़पने की कोशिश की है, और अगर कोर्ट में वो मुकदमा जाता है तो एज ए रूल, एज ए नियम, स्पेशल पावर के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थोड़ी है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला और मनी की ट्रांसफर वाला केस आ गया ना आपको इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जेल में जाना पड़ा, मतलब रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। मतलब ये वो केसेस होते हैं जिसके अंदर मेरे को दंड कुछ देना होता है, ठीक है। अगर मैंने ज़मीन हड़पी है तो उसके सामने मुझे मुआवजा देना पड़ेगा उस इंसान को, उस पर्टिकुलर बंदे को, जो कुछ भी होगा, तो वो सब मुझे कर सकता हूँ। बट मेरे ऊपर वो सज़ा नहीं चल सकती जिसके अंदर मेरे को फांसी की सज़ा या जेल में रहने की सज़ा मुझे दी जाएगी, वो मेरे ऊपर नहीं चल सकती है। क्लियर? ये पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। दूसरी चीज़ कि अगर आप बोलोगे कि सर अगर इनके ऊपर अगर सर किसी ने XY नाम के बंदे ने प्रेसिडेंट का ओहदा संभालते हुए किसी का मर्डर कर दिया, तो जस्ट इमेजिन कर लो, चलो सरकार बहुत फास्ट चल रही है और चीफ जस्टिस भी बहुत फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट को बोल दिया कि हाँ भाई आपने मर्डर किया था, वो प्रूफ हो चुका है और आपको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो प्रेसिडेंट सीधा उसके सामने लेकर आएगा आर्टिकल नंबर 72। क्या लेकर आएगा? आर्टिकल नंबर 72 वहाँ पे पटकेगा और बोलेगा कि आर्टिकल नंबर 72 मुझे परमिशन देता है कि मैं किसी भी मुकदमे से बाहर निकल सकता हूँ अपने ओहदे के दरमियान। तो प्रेसिडेंट निकल जाएगा और ये जो केस होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा। इसलिए नियम बनाया गया कब, कि जब तक वो अपने ओहदे के ऊपर है ना तब तक केस को ओपन मत करो। एक बार आप वहाँ से रिज़ाइन दे दो, वहाँ से बाद डायरेक्ट आपको अरेस्ट करके 5 साल के बाद जब आप अपना ओहदा छोड़ोगे उसके तुरंत बाद आपके ऊपर वो मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके कुछ पावर्स थी। एक इसको नोट्स के रूप में आप रेडी कर सकते हो या फिर इसको समझ सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आगे जब आगे पढ़ोगे आप लोग तो कहीं ना कहीं आगे आपकी डिटेल्स में आने वाली है, ठीक है। एक शॉर्ट टाइप का वीडियो था कि भाई आपको थोड़ा सा एक आप माइंड फ्रेश कर लो आज के दिन का, ठीक है। सो यहाँ तक अपना लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।